माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। माधव के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर शाम को माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप उदास हो ना। आपको जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा? पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन लोगों को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। माधव पेड़ों से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियां खराब हैं, इनका क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव घर आ जाता है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को घर लौटते समय फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी तरह जब वो ऐसा करता था तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, ये लकड़ियाँ तो खराब हैं, इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों न इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं? माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके इन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर सवारियां माधव के रिक्शे में बैठने से मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में टाइम लगेगा। 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं जाना। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं एग्जाम के समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ।
माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने पापा के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को शहर में उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती हैं। भाई साहब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से सभी लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे पर बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेन करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह से गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगती है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। पापा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर लिया आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के सामने एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। पापा, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है। इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज दौड़ेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर लेता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ सकती है। आप बैठ जाइए। वो महिला माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो महिला माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह से अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और समय बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और माधव पूरे इलाके में लकड़ी की फरारी रिक्शे वाले के नाम से फेमस हो जाता है। कुमार एक किसान था। उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिखाई देते थे। देख कुमार, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है, मीठे मीठे तरबूज। वो तो है पिताजी, तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसलिए तो मैं भी आपकी तरह तरबूज ही उगाऊंगा। ये हुई ना बात, तू अपनी खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल पिताजी। खेतों का काम खत्म करके शरद और कुमार दोनों घर लौटे। सुना तुमने छाया, शायद मेरी तरह किसान बनेगा और वो भी तरबूज ही उगाएगा। सोचा था तू भी पढ़ लिख कर कुछ अलग करेगा, पर तू भी खेती ही करेगा। माँ, मुझे तरबूज की खेती करना पसंद है। वो सब तो ठीक है, पर अगर तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगा तो तू अच्छे पैसे कमाएगा। क्या जरूरत है तुझे उस मिट्टी में दिन भर मजदूरी करने की? तुम नहीं समझोगी माँ। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा। तुम्हें बंगला बनवा कर दूंगा, बंगला। किसान कभी बंगले बांध सकते हैं क्या? मैं जरूर बांधूंगा, तुम देख लेना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। दिखा देना अपनी माँ को।
कि किसान भी अमीर बन सकते हैं। हाँ हाँ, दिखाना, दोनों मिलकर दिखाना। पिताजी, मैं कृषि विज्ञान सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फसल को और बेहतर बना सकूं। ठीक है, तो तुम दाखिला ले लो। ठीक है पिताजी। कुछ ही दिनों में कुमार को कृषि महाविद्यालय में दाखला मिल गया और वो गांव से दूर महाविद्यालय के हॉस्टल में रहने लगा। कुमार को ये महाविद्यालय बहुत पसंद था। तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता, बहुत अच्छा है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है पिताजी। यहाँ कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अच्छा है, खुशी है कि तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के जैसे ही मिल रहा है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस तरबूज की फसल बेहतर कैसे करते हैं वो सीखना है। एक दिन कुमार इंटरनेट पे तरबूजों की जानकारी देख ही रहा था कि उसका ध्यान एक दिल के आकार वाले तरबूज पर पड़ा। अरे वाह, ये तो दिल के आकार का तरबूज है। क्या ऐसे भी तरबूज उग सकते हैं? कुमार ने और सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहां छोटे तरबूज के ऊपर बस एक प्लास्टिक का ढांचा लगाने से तरबूज दिल के आकार के ही उगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, पर ये ढांचा कहाँ मिलेगा? जरूर प्रोफेसर को पता होगा। कुमार अपने प्रोफेसर से मिलने गया। सर, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये चाहिए, ये ढांचा जिससे दिल के आकार के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, पर मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक कंपनी है। हम इस बारे में बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना देंगे। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। मैं तुझे फोटो और डेमिनेशंस भेज रहा हूँ, हूबहू वैसे ही चाहिए। कितने पीस चाहिए कुमार? 100 पीसेस। 100 पीसेस? कितना दाम होगा? ठीक है, चलेगा, मैंने ऑर्डर दे दिया है। बनकर आने में 2 हफ्ते लगेंगे और 100 पीसेस के 5,000 रुपए हुए हैं। चलेगा सर, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तेरी मदद की, तू अपने पिताजी की मदद करना चाहता है ना, और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अब इंतजार करो। अगले 15 दिनों तक कुमार बेसब्री से इंतजार करता रहा। 15 दिनों बाद कुमार का पार्सल आ गया। एक आदिवासी गांव में शिक्षा नाम की एक 17 वर्षीय आदिवासी लड़की रहा करती थी। पूरे गांव में सिर्फ शिक्षा ही थोड़ी पढ़ी लिखी थी। गरीबी के चलते और पैसों के अभाव में शिक्षा के माता पिता शिक्षा को इंटर के आगे तक नहीं पढ़ा सके। शिक्षा बुद्धि की बहुत तेज थी और हमेशा वो दूसरों की सहायता करती। एक दिन शिक्षा के पड़ोस में रहने वाली विमला ताई के 10 वर्षीय बेटे बिरजू को अचानक उल्टियां होने लगी। शिक्षा दौड़ी दौड़ी बिरजू को देखने चली गई। बिरजू को क्या हुआ विमला चाची? कुछ देर पहले तो ये बिल्कुल सही था। पता नहीं शिक्षा, जब से मैंने ये दवाई उसे खिलाई है तब से ही उसे उल्टियां होने लगी। लाइए दिखाइए जरा, कौन सी दवाई खिलाई है आपने? विमला ने दवाई का पत्ता शिक्षा को दे दिया। चाची, आपको ये दवाई किसने दी? ये तो 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। ये क्या होता है बेटी? एक्सपायर का मतलब होता है चाची कि 1 महीने पहले ही ये दवाई खराब हो गई है। इस दवाई को खाने से बिरजू की जान भी जा सकती थी। मैं तो डॉक्टर बाबू से ये दवाई लेकर आई थी। चलिए आप मेरे साथ डॉक्टर बाबू के पास। शिक्षा विमला को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से कहती है, आपने चाची को ये एक्सपायर दवाई क्यों दी? आपको शर्म नहीं आती? बिरजू की जान भी जा सकती थी। अरे, इसमें तो ऐसे ही एक्सपायरी डेट लिख देते हैं। तुम्हें पता है, एक्सपायरी डेट खत्म हो जाने के बाद भी 6 महीने तक इन दवाइयों को खाने से कुछ नहीं होता। आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। आप अपनी डिग्री के बल पर मेरे भोले भाले अशिक्षित गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, पर मुझे नहीं। मैं आपकी सरकार से शिकायत करूंगी।
इतना कहकर शिक्षा गुस्से में विमला को लेकर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ गया। क्या बात है डॉक्टर बाबू, ये शिक्षा यहाँ क्या करने आई थी? मुखिया जी, सरकार इन गरीब आदिवासियों को जो भी मुफ्त में दवाइयाँ देती है वो तो तुम ले जाते हो और शहर में बने अपने मेडिकल पर बेच देते हो, और गांव में सुननी मुझे पड़ती है, तो मैं तुझे उसका हिस्सा भी तो देता हूँ। तो फिर शिक्षा का कुछ कीजिए मुखिया जी। अगर गलती से उसने सरकार से हमारी शिकायत कर दी ना, तो मेरी डॉक्टरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में आपकी मुखियागिरी भी। घबराओ मत डॉक्टर, शिक्षा का इलाज मैं बहुत जल्दी कर दूंगा। मैं भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ये लड़की जरा सा पढ़ लिख कर क्या आ गई, खुद को ही इस गांव की प्रधान समझने लगी है। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक भयानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से वो आदिवासी गांव तहस नहस हो गया। गांव वालों का सब कुछ बाढ़ के पानी में बह गया। बेचारे आदिवासियों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे थे। शिक्षा मदद मांगने मुखिया के पास चली गई। सभी गांव के लोगों ने ही आपको चुनकर मुखिया बनाया है और उनकी मदद करना आपका कर्तव्य है। बेचारे गांव वाले कई दिनों से भूखे हैं। कपड़े न होने की वजह से वो कहीं काम पर भी नहीं जा सकते। आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? देख शिक्षा, मैंने उन भिखारियों की मदद का कोई ठेका नहीं ले रखा। अरे बाढ़ के पानी ने सिर्फ इसी गांव का नहीं, न जाने कितने गांव का नुकसान किया है। तुम लोगों को तो इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि तुम सब जिंदा बच गए, वरना बहुत से लोग तो जीवित भी नहीं बचे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मत भूलिए कि आप भी आदिवासी हैं। ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे तो क्या करूं, अपनी हवेली बेचकर उन भूखे और नंगे आदिवासियों के लिए नए कपड़े लेकर आऊं क्या? मैं सब जानती हूँ मुखिया जी, ये हवेली भी आपने चोरी करके ही बनाई है। जो पैसा सरकार हम गरीब आदिवासियों के लिए भेजती है वो तो हम तक पहुँच ही नहीं पाता। उसे तो आपके जैसे मुखिया ही खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। इतना कहकर शिक्षा वहाँ से गुस्से से चली गई। शिक्षा बहुत बुद्धिमान लड़की थी। गांव वालों की दुर्दशा उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने बड़ी मेहनत से जंगल के बड़े बड़े पत्तों की एक ऐसी चादर तैयार कर ली कि वो दूर से देखने में कपड़े की ही चादर मालूम होती थी। कुछ ही समय बाद आदिवासी गांव के सारे लोग शिक्षा की बनाई हुई पत्तों की चादर को ओढ़ने लगे। महिलाएं और पुरुष काम पर जाने लगे। उनकी जिंदगी अपनी पटरी पर वापस लौटने लगी। लेकिन ये बात मुखिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस शिक्षा ने तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। मैं सोच रहा था कि कुछ समय के बाद ये भूखे और नंगे आदिवासी बिना कपड़ों के ही मर जाएंगे और मैं इनकी सारी जमीन बेच दूंगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इस लड़की का कुछ कीजिए। तुम एक डॉक्टर हो, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। वो कैसे? आदिवासी जिस तालाब का पानी पीते हैं, तुम उसमें कुछ ऐसी दवाई मिला दो जिससे वो बीमार पड़ जाए। मैं सारा इल्जाम शिक्षा पर डाल दूंगा, लेकिन ऐसे तो सिर्फ शिक्षा ही फंसेगी। आदिवासियों को कैसे बाहर निकालोगे? एक बार इस शिक्षा का इलाज हो जाए, उसके बाद आदिवासियों को बाहर निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। अचानक मुखिया की आंखों में धूर्तता चमक आई। मुखिया के कहने पर डॉक्टर ने ऐसा ही किया। उसने गांव के तालाब में कुछ एलर्जिक दवाइयां मिला दी, जिससे पूरे गांव में खुजली फैल गई। जब भी कोई गांव वाला इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर उससे यही कहता कि जो पत्तों की चादर शिक्षा ने बनाई है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। कुछ समय बाद मुखिया गांव में जाकर बोलता है, गांव वालों, तुम्हारी बीमारी का कारण कोई और नहीं बल्कि शिक्षा है। बाढ़ के बाद शिक्षा मदद मांगने के बहाने मेरी हवेली आई थी। सरकार ने मुझे तुम लोगों की मदद के लिए जो पैसे दिए थे, मैंने शिक्षा को दे दिए, ये सोचकर कि शिक्षा एक पढ़ी लिखी लड़की है। मगर शिक्षा ने उन पैसों से नई चादर खरीदने की बजाय तुम सबको पत्तों की चादर पहना दी, वो भी उन बेकार पेड़ों की जो पहले से ही इन्फेक्टेड थे।
भोले भाले आदिवासी मुखिया की बातों में आ गए और वे सभी लोग शिक्षा को दोषी समझने लगे। सभी गांव वाले शिक्षा के घर में घुस गए। तभी गांव का मुखिया बोला, मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया है। तुम सब इसके खिलाफ गवाही पुलिस को दे देना। इसकी सजा यही है कि सारी जिंदगी जेल में काटे। इंस्पेक्टर कदम ने शिक्षा को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। मुखिया मुस्कुराता हुआ शिक्षा से बोला, देखा हमसे टकराने का अंजाम। तुझे बड़ा मजा आता था ना उन भूखे और नंगे आदिवासियों की मदद करने में। अब सड़ती रहना सारी जिंदगी जेल में। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। इंस्पेक्टर कदम लॉकअप में बंद शिक्षा की ओर देखकर बोला, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? मुखिया जी ने तुझ पर भरोसा करके पैसे दिए और तूने वो सारे पैसे हड़प लिए। सीधी तरह से बता दे कि वो पैसे तूने कहाँ रखे हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुखिया झूठ बोल रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही दोष है कि मैंने गांव वालों की मदद की है और यही बात मुखिया को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुखिया सारे गांव की जमीन हड़पना चाहता है। शिक्षा बेबसी से रोने लगी। शिक्षा के आंसू देखकर इंस्पेक्टर कदम को उन आंसुओं में सच्चाई नजर आने लगी कि तभी वहां पर गांव की आदिवासी महिला आ गई। शिक्षा सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर और मुखिया दोनों मिले हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से डॉक्टर बाबू को गांव के तालाब में कुछ मिलाते हुए देखा है। उसके बाद से ही ये खुजली की बीमारी फैली है। अरे सरकार को तो शिक्षा को इनाम देना चाहिए। इसने अपनी तेज बुद्धि से पत्तों की एक ऐसी चादर बना दी जो कि बिल्कुल कपड़े की तरह मालूम पड़ती है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बुद्धिमान बच्चों को इनाम नहीं बल्कि सजा मिलती है। अरे वो डॉक्टर तो खुद खराब दवाइयाँ गांव वालों को देता है। तो ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं एक बार मुखिया और डॉक्टर से पूछताछ करके इस मामले की छानबीन करूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर कदम मुखिया के घर पर चला गया। मगर जैसे ही इंस्पेक्टर कदम ने मुखिया के घर पर कदम रखा, उसने देखा कि मुखिया और डॉक्टर दोनों मिलकर आदिवासियों और शिक्षा का मजाक उड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर कदम ने चुपके से उनकी सारी बातें सुन ली। वाकई मुखिया जी, क्या दिमाग पाया है तुमने। कितनी आसानी से तुमने शिक्षा को फंसा दिया। बेचारी शिक्षा ने गांव वालों की मदद की और गांव वालों ने उसके ही खिलाफ गवाही भी दी। देखते जाओ डॉक्टर, कुछ दिनों बाद मैं इन आदिवासियों को धक्के देकर कैसे बाहर निकालता हूँ और उनकी सारी जमीन में शहर के लोगों को बेच दूंगा। उसके बाद हम दोनों सारी जिंदगी ऐश से गुजारेंगे। तभी इंस्पेक्टर कदम गुस्से से उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर कदम ने मुखिया और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर कदम ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुखिया और डॉक्टर की करतूत सारे देश को बताई और शिक्षा की बुद्धिमानी से बनाई हुई पत्तों की चादर की तारीफ सारे देश के सामने की। कुछ ही समय में शिक्षा की बनाई हुई पत्तों की चादर पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। मीरपुर गांव में बुद्धू रहता है। बुद्धू के माँ बाप नहीं हैं। बुद्धू के अंदर कोई चालाकी नहीं होने के कारण सब उसको बुद्धू कहते हैं। बुद्धू गांव के बाहर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पर काम करता है। बुद्धू सुबह उठा और चाय की दुकान में सबसे पहले सफाई करने लगा। तभी दुकान का मालिक हरिचंद वहाँ आया। अरे बुद्धू, नागेंद्र नहीं आया? नहीं मालिक, अभी नहीं आया। फिर आज दुकान का सामान कैसे लाएं? वो स्पेशल चाय पत्ती तो वही मिलती है जहाँ से 3 खतरनाक रास्ते हैं और वो सिर्फ नागेंद्र ही ला सकता है। मालिक, उन रास्तों में कोई और क्यों नहीं जा सकता? अरे तू पागल है क्या? उस गांव के सिर्फ 3 ही रास्ते हैं और पहला रास्ता नदी से होकर जाता है, दूसरा रास्ता आग से भरा है और तीसरा रास्ता आग के अंगारों से भरा है। फिर नागेंद्र आग में जलता क्यों नहीं है? तू सच में बुद्धू ही है। अरे मूर्ख, नागेंद्र पहले रास्ते से नदी पार करके जाता है, बाकी 2 से जाना तो उसके बाप के बस का भी नहीं है। अच्छा चल, मैं अब जा रहा हूँ और नागेंद्र आए तो मुझे बुला लेना।
हरिचंद बुद्धू को जिम्मेदारी देकर चला जाता है। बुद्धू भी चाय बनाने लगा और रेलवे स्टेशन से उतरने वालों को चाय बेचने लगा। नागेंद्र भी आ गया और बुद्धू जल्दी से दौड़कर हरिचंद को बुला लाया। अरे बुधिया भाई, हमारा शेर आया है, इसको एक बढ़िया चाय पिलाओ। बुद्धू नागेंद्र के लिए चाय लेकर आता है। कहिए साहब, कितना माल लाना है? नागेंद्र, तुम्हारी वजह से हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं यहाँ पर। हाँ तो और क्या ये आसान बात है? मौत के मुंह में पांव रखकर चाय पत्ती लाता हूँ मैं। हाँ, अब जाओ और जल्दी से ले आओ। और सुनो, ये पता किसी को बताना मत कि तुम कहाँ से और कैसे चाय पत्ती लाते हो। मैं चाय पत्ती तो ले आऊंगा, लेकिन मुझको अब 5,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे? लेकिन क्यों? जान जोखिम में डालकर जाता हूँ मैं, लेकिन इतने पैसे तो मैं पूरे महीने में भी नहीं कमा पाता हूँ। देखो, अगर आपको आपका बिजनेस चलाना है तो आपको पैसे तो देने ही होंगे, वरना मैं तो जा रहा हूँ। चाहे मेरा काम चले या ना चले, लेकिन इतने ज्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी और मैं डूब जाऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बुद्धू भी वहाँ खड़े होकर सारी बातें सुन रहा है। मालिक, क्या मैं चाय पत्ती लेकर आ सकता हूँ? अबे, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने एक कहावत नहीं सुनी क्या? जिसका काम उसी को साझे। तेरे बस में नहीं है ये, तू सिर्फ चाय बना। मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। मैं पहले से ही अपने बिजनेस के डूबने के लिए परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि उस चाय पत्ती के बिना मेरी दुकान नहीं चलने वाली। अब तू मेरा दिमाग खराब मत कर। हरिचंद भविष्य के बारे में चिंता करते हुए बहुत परेशान हो गया और वहीं जमीन पर ही लेट गया। बुद्धू से अपने मालिक की ये हालत देखी नहीं जा रही है, क्योंकि बुद्धू जानता है कि इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है। मैं दिमाग से बुद्धू हूँ, लेकिन मैं जरूर उस जगह पर जाऊंगा। बुद्धू अपने मालिक को बिना बताए उस गांव की ओर चल दिया और कुछ घंटे चलने के बाद ही बुद्धू को 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता सीधा जा रहा है, जिस पर नदी है और बहुत ज्यादा पानी है। दूसरा रास्ता बाएं तरफ से है और उस पर बहुत ज्यादा आग है। जब बुद्धू दाएं तरफ देखता है तो डर जाता है, क्योंकि वहाँ आग के दहकते हुए अंगारे हैं। हे भगवान, ये कैसे रास्ते हैं? मैं कैसे जाऊंगा अंदर? लेकिन मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक की ये हालत नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं नदी तैर कर जाऊंगा, और अगर ये नदी मुझे डुबाएगी तो डुबा ले, लेकिन जिसने मुझे बेटे की तरह पाला है, मैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बुद्धू हाथ जोड़कर आंखें बंद करके डरते हुए नदी में कदम रखता है, लेकिन बुद्धू को महसूस होता है कि नीचे कोई रास्ता है। बुद्धू ने आंखें खोलकर देखा कि उसके पैरों के नीचे रास्ता है। नदी के ऊपर एक रास्ता बन गया। बुद्धू ये देखकर उछल गया और उसने आसानी से नदी पार कर ली। जब बुद्धू पत्तियां लेकर वापस आया तो नदी का रास्ता बोल पड़ा, बुद्धू, तुम कल भी आओगे ना? कौन है यहाँ? अरे बुद्धू, मैं जादुई रास्ता हूँ। तुम्हारे ऊपर दया करके मैंने तुम्हारी मदद की है। अब तुम रोज यहाँ आ सकते हो। धन्यवाद जादुई रास्ते, अब मैं रोज यहाँ आया करूँगा। बुद्धू खुशी खुशी दुकान की ओर चल दिया। बुद्धू हरिचंद को बिना कुछ बताए दुकान से भागा था, इसलिए हरिचंद बहुत गुस्से में है और बुद्धू के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए बुद्धू पर पड़ गई। बुद्धू को मुस्कुराता हुआ देखकर हरिचंद का गुस्सा और तेज हो गया। उसने एक डंडा उठाया और बुद्धू को मारना चालू कर दिया। कहाँ गया था? मैं जादुई रास्ते से आपके लिए पत्तियां लाने गया था। बुद्धू ने पत्तियां हरिचंद के हाथ पर रख दी। ये देखकर हरिचंद को बहुत हैरानी भी हुई, लेकिन उसको बहुत रोना आया। उसने बुद्धू को गले लगा लिया और अपना बेटा मान लिया। अधिक पैसों के लालच में नागेंद्र ने अपने पेट पर खुद लात मारी थी, इसलिए अब उसने बुद्धू पर नजर बनानी शुरू कर दी और एक दिन बुद्धू को जादुई रास्ते के पास रोक लिया। अरे बुद्धू, रुको, तुम इसमें डूबकर मर जाओगे। नहीं नहीं भाई, मैं इसमें नहीं डूबूंगा, ये एक जादुई रास्ता है। बुद्धू ने अपने भोलेपन में नागेंद्र को भी सारी बात बता दी। अच्छा बेटा, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम तो, कुछ तो तुम्हारा करना पड़ेगा।
नागेंद्र ने बुद्धू को एक पेड़ से बांध दिया। अरे भैया क्या कर रहे हो? अब तू यहीं मर, कोई जंगली जानवर आएगा और तुझे खाएगा। नागेंद्र ने जैसे ही नदी में कदम रखा, नदी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और तीनों रास्ते आपस में मिल गए। अब नागेंद्र आग में जलता रहा और पानी में भी डूब गया। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई और रास्तों से आवाज आई, हम तीनों जादुई रास्ते सिर्फ भोले भाले लोगों पर ही दया करते हैं। जो भी हमारा चालाकी से दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, हम उसका यही हाल करते हैं। आओ बुद्धू, चाय पत्ती ले आओ और ये 2 मटके भी उठा लो। बुद्धू हीरे जवाहरात से भरे 2 मटके लेकर दुकान पर पहुंचा और हरिचंद ने 1 महीने में ही एक बड़ा होटल खोल लिया, जिसमें वो चाय उसकी ब्रांड बन गई और बुद्धू की भी शादी हो गई। बुद्धू अभी भी जादुई रास्तों की सहायता से चाय पत्तियां लेकर आता है, जिसकी वजह से दूर दूर उसकी ख्याति फैल गई। एक शहर में रवीना अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। रवीना के पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। रवीना बहुत अमीर लड़की है और उसकी पढ़ाई शहर के बड़े स्कूल और कॉलेज से हुई है, जबकि उसके चाचा गांव में रहकर खेती बाड़ी करते हैं। उनकी भी एक बेटी है जिसका नाम सिमरन है। सिमरन की पढ़ाई गांव में ही हुई है। रवीना की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब उसकी शादी है, इसलिए वो गांव से 1 महीने पहले ही सिमरन को बुला लेती है ताकि वो घर के काम संभाल सके। सिमरन, you're most welcome in our luxury house. ओह, शायद तुम नहीं समझी हो। मैं बोल रही हूँ कि हमारे बड़े से घर में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू दीदी। हाँ हाँ जरूर, अब तू आ गई है तो सब सीख ही जाएगी। वैसे तूने गांव में इंग्लिश बोलना तो नहीं सीखा होगा और तेरे पापा ने तुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया होगा। दीदी, गांव में सरकारी स्कूल ही होते हैं। हाँ हाँ मैं समझ गई। वैसे भी औकात नहीं है तुम लोगों की कि प्राइवेट स्कूल में जा सको। दीदी अंदर चलें? हाँ हाँ जरूर। रवीना सिमरन को अंदर लेकर चली जाती है और सिमरन के गरीब होने के कारण उसको खूब ताने देती है। सिमरन यहाँ सारा दिन काम करती है और फिर इनके ताने भी सुनती है, इसलिए सिमरन को आज रोना आ गया। पापा ने मुझे कहाँ भेज दिया और मम्मी ने कहा है कि किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, और ये रवीना तो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि अपनी बहन भी मजाक बना रही है। तभी बाहर से रवीना आ जाती है। सिमरन, तुम अभी बिजी हो क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, मैं तो फ्री हूँ। चलो तो फिर मार्केट चलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, कुछ ढंग का पहन लेना। दीदी, मेरे पास तो सलवार सूट ही है, मैं इसके अलावा क्या पहनूं? अरे यार, तुम गांव के लोग भी ना जाने क्या क्या पहनते हो। चलो कोई नहीं, वही कपड़े पहन लो, मैं बाजार से तुम्हें कोई टॉप दिलवा दूंगी। रवीना बाजार में सिमरन को लेकर शादी की शॉपिंग करने चली जाती है। रवीना सिमरन को लेकर सबसे पहले लहंगे की दुकान पर जाती है। मुझे तो ये लहंगा पसंद आ रहा है, इसकी कीमत पूरे 50,000 है। हाँ दीदी, ये देखने में भी बहुत सुंदर है। हाँ, लेकिन तू सिर्फ इसके ख्वाब ही देख सकती है, क्योंकि तेरी शादी भी सूट में ही होनी है। चलो ना दीदी, कहीं और चलते हैं। अरे, ये मेरी शादी की शॉपिंग हो रही है, ऐसे होता है क्या? कितनी जल्दी आओ और चले जाओ। ये शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी रवीना की शादी है, किसी गांव के किसान की नहीं। दीदी, आप हर बात पर मेरे पापा की बेइज्जती क्यों करती हो? ओह, बाबू को बुरा लगा? सॉरी बच्चा, मुझे पता नहीं था कि तेरे पापा के पास तो मर्सिडीज है और मैंने बैल बुग्गी बता दी। चल अब आजा, मैं तुझे भी कपड़े दिलवा देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे दोस्त आ जाएंगे। नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुझे कुछ नहीं चाहिए तो अब मैं अपनी बाकी की शॉपिंग कर लेती हूँ। ले, ये लहंगे का बैग तू पकड़ ले। सिमरन लहंगे का बैग पकड़कर चुपचाप चलने लगती है, लेकिन तभी रवीना की 2 फ्रेंड्स भी आ जाती हैं।
वो लोग काफी देर तक बातें करते हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है, रवीना, ये कौन है? यार, आप लोग भी ना देख कर नहीं पहचान सकते? उसके कपड़े देखो, नौकरानी है वो मेरी। आज साथ ले आई ताकि मेरी हेल्प हो सके। हाँ यार, नौकरानी हो अगर तो कितना इजी हो जाता है ना सब करना। उनकी बातें सिमरन भी सुन लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सिमरन सोच लेती है कि वो अब इस शहर में बिल्कुल नहीं रुकेगी। दीदी, मैं अपने गांव जा रही हूँ। हाँ हाँ, चली जाना, मैं क्या तुझे रोक रही हूँ? लेकिन आज और रुक जा, क्योंकि लड़का मुझसे मिलने आ रहा है। बस तू छोटी बहन होने के नाते आज मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, आज रुक जाती हूँ, लेकिन कल नहीं रुकूंगी। अगर तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा तो मैं खुद तुझे छोड़ आऊंगी। वैसे इस घर में तेरे लिए मौज ही मौज है, कुछ कमी तो है नहीं। सिमरन रवीना की बात मान जाती है और शाम को लड़का विजय भी आ जाता है। सिमरन उसकी खूब देखभाल करती है। विजय चला जाता है और मंगनी की डेट भी फिक्स हो गई है। लेकिन सिमरन अपने घर नहीं गई और वो रवीना के पास ही रुक गई। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था और रवीना के पापा ने बहुत अच्छी तैयारियां की। गांव से सिमरन के मम्मी पापा भी आ गए। अंगूठी पहनाने की रस्म शुरू हुई। मैं रवीना को अंगूठी नहीं पहना सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभी लोगों के सामने ऐसे बात करने की? क्या तुम जानते नहीं कि मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मना कर रहा हूँ। मैं सिमरन से शादी करूँगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम उसको जानते भी हो? मैं तुमसे पहले सिमरन को ही जानता था। और हाँ, ये सारा खेल हमने तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ही किया है। तुम पैसों से अमीर हो, लेकिन तुम धूल के बराबर हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। और सिमरन सिर्फ पैसों से गरीब है, जबकि उसका दिल बहुत बड़ा है। और वो गांव के सभी बच्चों को रोजाना फ्री में पढ़ाती भी है। उसका गांव में स्किल डेवलपमेंट का एक कोचिंग सेंटर है और वो भी बिल्कुल फ्री है। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बस तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ये सब कुछ किया है। विजय और सिमरन की शादी हो जाती है और रवीना का घमंड चूर चूर हो जाता है।